हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो पढ़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो अभ्यर्थी या जो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आपका 19 तारीख से एग्ज़ाम है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए आपके सेकंड पेपर, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका पेपर है। ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगेगा। तो आज के क्लास में, महामैराथन क्लास में, बीटीसी के जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वाला जो सब्जेक्ट है, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे। जो अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी हो जाएगी और आप बहुत एक सरसरी नज़र से बहुत ही आसानी से इस कठिन विषय को आसान कर सकते हैं। और मेरा कहना ये है कि अगर आप लोग को एक बार में ना समझ में आए अगर वीडियो, तो आप 2-3 बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये याद करने का मेथड हमने बताया आपको, ठीक है। तो ये मतलब ट्रिक बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स को। चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 21A का जो है संबंध आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से है, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में जो है अनुच्छेद 21A में इसकी व्याख्या की गई है कि अनुच्छेद 21A में सभी व्यक्ति को या सभी बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर के बच्चे जो 6 to 14 तक के बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है एग्जाम में कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आप क्या बताएंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में है, ठीक। अब आइए फिर वही क्वेश्चन घुमा के किस तरह से पूछ रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया, ठीक है। तो ये जो आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, ये आपके मौलिक अधिकारों में भी इसको माना गया है। किस मौलिक अधिकार में है? अनुच्छेद 21A, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो अल्पसंख्यकों के से मतलब जो क्या है कि जिन जो वर्गों के या जो क्षेत्रों के लोगों की अल्पसंख्यक में गिनती हो जाती है, तो उनकी चर्चा, शिक्षा की चर्चा अनुच्छेद 30 में है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जैसे कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें मैं आपको सटीक ही आंसर बता रही हूँ, जो आपको एकदम एग्जैक्ट याद हो जाएगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आप ऑप्शन कम याद करिएगा, मेन जो उसका आंसर है वो ही ध्यान दीजिएगा, तो आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे, इसलिए, ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शिक्षा का उल्लेख किया गया है, ठीक। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, जो आपकी समवर्ती सूची है, ठीक है। तो अगर इसकी समवर्ती सूची की बात की जाए, तो समवर्ती सूची के बारे में आपको बता दें कि समवर्ती सूची अर्थात तीसरी सूची भी कहते हैं इसे, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 52 विषय हैं और भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। और कुछ जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार को हैं, कुछ राज्य सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं, और कुछ जो बाकी जो चीज़ें हैं या इन दोनों का मिला जुला रूप जो है समवर्ती सूची में देखने को मिलेगा। तो शिक्षा का जो है आपका जो शिक्षा का जो विषय है वो आपके समवर्ती सूची में, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों के विषय के मुद्दे हैं, ठीक। अब जैसे कि केंद्रीय सूची में अगर बात की जाए, तो केंद्रीय सूची में कौन कौन सी, या संघ सूची में कौन कौन से विषय आ जाते हैं? आपके विदेशी मामले आ जाते हैं, आपके संचार के मामले जैसे रेडियो टेलीविज़न, डाक के, बचत बैंक के, शेयर बाजार के, बैंकिंग के, बीमा के, रक्षा, रेलवे, जनगणना और निगम का मामला आपके
संघ सूची में आ जाता है। और राज्य सूची में कौन कौन से मामले आ जाते हैं? पुलिस आ जाती है, लोक व्यवस्था आ जाती है, लोक स्वास्थ्य आ जाता है, स्वच्छता आ जाता है, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस, निखात निधि, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज और कारागार आ जाते हैं। ठीक है। समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें आर्थिक योजना, नियोजन योजना आयोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में ख़त्म कर दिया गया है, आपराधिक मामले जैसे कि आपकी जो कचहरी वगैरह जो या और भी जो जमीन जायदाद से मामले होते हैं। ठीक है। आपराधिक मामले, जन संस्था नियंत्रण, ठीक है, व्यापारिक जो है नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, विवाह विच्छेद मतलब डाइवोर्स, सामाजिक नियोजन और गोद लेना, ये सारे विषय आपके समवर्ती सूची में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये रहे कुछ समवर्ती सूची के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए। अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार में से किस मूल अधिकार को समाप्त किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है। अब जैसे कि मूल अधिकार अर्थात जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, तो मौलिक अधिकार की जैसे बात कर ली जाए तो मौलिक अधिकार जो हैं हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। मौलिक अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार में ये जो आपके संपत्ति के जो मामले हैं उसको क्या करिए, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 30A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया या इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। मौलिक अधिकार आपको पता है मुख्य रूप से हमारे 7 थे, जो अभी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो जिससे हमारे 6 मूल अधिकार बचे हैं, जिसमें समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक को बताता है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक के अधिकार को अनुच्छेद के अधिकार को बताता है। फिर 5वां जो अधिकार है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक के अंतर्गत आता है, और 6ठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है। तो ये कुछ आपके मौलिक अधिकार। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है पारित किया गया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार, बाल स्वास्थ्य मतलब कि कह सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है आपके रक्षा आदि के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसमें विश्व बैंक भी इसके लिए आगे आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से ही क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की? ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की है। ठीक है। अब आइए बाल नियोजन अधिनियम कब आया? तो बाल नियोजन अधिनियम जो है 1938 को आया। ठीक है। अनुच्छेद 29(2) में कितने अध्याय एवं खंड हैं? तो अनुच्छेद 29(2) में 7 अध्याय व 38 खंड हैं। ठीक है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? ठीक है। तो बाल अधिकार अधिनियम जो संसद में कब पारित हुआ है? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या जारी किया? आज्ञा पत्र। कितने वर्ष बाद पुनरावलोकन किया गया? 20 वर्षों के बाद। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1813 के आज्ञा पत्र में ऐसे किसे सर्वोच्च माना गया है? ठीक है। 1813 के आज्ञा पत्र में किसे सर्वोच्च माना गया है? तो 1813 के आज्ञा पत्र में जो है शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को सर्वोच्च माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति या जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए? ठीक है।
तो लॉर्ड मैकाले जो है आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जानिए इनके बारे में। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो हैं, मैकाले के द्वारा जो है निस्पंदन या छनन सिद्धांत लाया गया, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने पे बल दिया। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने जो क्या कर रहे हैं, भारत के जनरल गवर्नर की काउंसिल के सलाहकार बन के आ रहे हैं भारत में, और इनके जो पद की नियुक्ति हुई है 10 जून 1834 में हुई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्पंदन सिद्धांत का जनक कौन है। तो निस्पंदन सिद्धांत के, जैसे हमने आपको बताया, छनन सिद्धांत भी बोलते हैं, निस्पंदन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो इसके जो है इस सिद्धांत के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बल इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर दिया। ये एग्जाम में आपके चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, चाहे वेरी शॉर्ट में आएगा, आप इसके बारे में जानते रहेंगे तो अपने आप उसमें लिख सकते हैं। तो जानते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग को क्या किस नाम से जाना जाता है, हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ, इसीलिए इस आयोग का नाम हंटर आयोग रख दिया गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्रांग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। तो देखिए ये भी आपका वही चीज़ें है कि सर फिलिप हर्ट्रांग जो हैं इसकी अध्यक्षता में हुई, इसीलिए इस समिति का नाम हर्ट्रांग समिति रखा गया। तो ये दो क्वेश्चन एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। तो विश्वविद्यालय मतलब कि हायर, ठीक है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो हायर अर्थात उच्चतर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 5 नवंबर 1948 में हुआ है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहाँ तक की शिक्षा की बात कर रहा है, ये आपके जो है आपके जूनियर लेवल तक की शिक्षा की बात कर रहा है, मतलब 6 to 8। ठीक है, तो इसका गठन जो है कब आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा के आयोग के भी नाम से जाना जाता है, और जूनियर जो लेवल है इंग्लिश में अगर बात की जाए तो जूनियर लेवल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ। तो जनार्दन रेड्डी जी समिति का गठन, जनार्दन रेड्डी क्या है, समिति के गठन के जो हैं ये जो है समिति है, और इसका गठन 1992 में हुआ। अब आइए कोठारी आयोग, कोठारी आयोग का गठन कब माना गया या कब हुआ। 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन हुआ। ठीक है, कोठारी आयोग भी आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम क्या है। तो देखिए ये भी सेम वही क्वेश्चन जैसे अभी हम आपको दो बताए हैं। कोठारी आयोग का नाम ही किस बेस पे पड़ा कि इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कोठारी आयोग रखा गया। तो आप फिर इसको अगर आता है ऑब्जेक्टिव में तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी थे। ठीक है, उस समय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आपके। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी, 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित किया गया है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2012 के विषय में पूछ रहा है कि 2012 तक कितने मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए। तो मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जिसमें आपका इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है, जो दिल्ली में है। तो टोटल हमारे जो हैं 2012 तक हमारे 16 ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए हैं। अच्छा, इसमें भी 2 विश्वविद्यालय की बात होती है, एक ओपन खुला विश्वविद्यालय और एक आपका दूरस्थ विश्वविद्यालय आ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें राष्ट्रीय टंडन वगैरह। तो ये जो है विश्वविद्यालयों का गठन इसलिए किया गया कि घर बैठे ही जो बालक शिक्षा से दूर दराज क्षेत्रों में वंचित रह जाते हैं
उन तक ये शिक्षा आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ जो बच्चे या जो लोग उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं और अपने जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं, शिक्षा के प्रति उनका रुझान है, तो जॉब के साथ साथ वो अपने ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू वो अपना कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित की गई? तो कार्य योजना 1986 जो है 24 भागों में विभाजित की गई। अब आ जाइए यशपाल कमेटी के बारे में बात कर रहा है। यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यशपाल समिति के अध्यक्ष के बारे में आप लोग इसको, ये क्वेश्चन आप देखिए कहाँ पे है और क्या है, इसके बारे में अगर कमेंट करना है तो कमेंट करिए, नहीं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 में किसके लिए बनाई गई? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा जो है कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए बनाई गई। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं क्या क्या थीं? तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 की संरचनाएं एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख जैसे कोई समस्या थी, जैसे शिक्षक संबंधी समस्या थी, भाषा संबंधी समस्या थी और समाज की आकांक्षा संबंधी समस्या थी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये तीनों तो देगा ही देगा, और तीनों में से अगर कोई एक देता है तो भी सही है, और अगर तीनों देता है और एक जो लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन आएगा कहेगा इनमें से सभी या ये सभी, तो आप ये सभी वाला करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों समस्या हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पाठ्यचर्या जो 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए? 7। ठीक है, 7 विषय पढ़ाए जाने चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता जो है किन कारणों से हुई? तो 21वीं सदी की मांग के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की मांग की गई और उसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या के प्रमुख बिंदु जैसे कि कह रहा है कि व्यवस्थागत सुधार की बात की गई और परीक्षा प्रणाली पर ध्यान दिया गया कि परीक्षा प्रणाली पे विशेष ध्यान दिया जाए या केंद्रित किया जाए। ठीक है, तो ये जो है जो दो प्रमुख जो बिंदु हैं उस पर ध्यान दिया गया। तो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि ये दोनों ऑप्शन दे सकता है या दोनों में से कोई एक दे सकता है, या कह सकता है कि इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन देगा, 2 देगा और एक बोलेगा ये दोनों, और दूसरा कहेगा कि इसमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा करेंगे? इन दोनों में, और या तो इन दोनों में से कोई एक देगा तो आप दोनों याद रखिएगा कि व्यवस्था का सुधार के लिए और परीक्षा प्रणाली के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से है ये टॉपिक हम कंटेंट तैयार किए हैं आप सभी के लिए, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही कारगर होगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर, अच्छा हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिए अपने और भी साथी सहयोगी छात्रों के लिए, छात्राध्यापकों के लिए जो एग्ज़ाम में उनको भी नोट से और बहुत ही हेल्प मिल सके। ठीक, अब आइए कह रहा है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने वर्ग हैं? तो उच्च माध्यमिक स्तर पर 4 वर्ग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य आपके शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण ही क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? कह रहा है कि अब देखिए क्यों है, तो ये सारे कारणों को हम लिख रहे हैं कि शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए, ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके इसके लिए इस पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। करने के लिए दूसरा है, क्या कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, दूसरी जो आवश्यकता पड़ी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, और तीसरी जो है कह रहा है कि शैक्षिक असमानताओं को कम करने के लिए।
जिसमें कि शैक्षिक असमानता ना हो सके, चाहे किसी भी चाहे उसका कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कह सकते हैं कि वर्ग विशेष हो, आयु हो, वर्ग हो, कह सकते हैं कि धार्मिक हो, सामाजिक हो, या कह सकते हैं कि कह सकते हैं जाति के स्तर पे हो, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव न हो सके, असमानता न रह सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे इस समय? तो इस समय जो हैं राष्ट्रीय पाठचर्या के समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो आप लिखेंगे कि 5 भागों में। ठीक है, बहुत सारे आएंगे ऑप्शन, आपको याद रखना है कि 5 भागों में विभक्त है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर क्या हुई है? बढ़ी है कि घटी है? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता की दर जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। भाई बढ़ा, साक्षरता पे तो इतना ध्यान दिया जा रहा है, जितने जो आपकी नीति निर्देश, जितने आपकी नई नई योजनाएं, जितने आपके कह सकते हैं कि शिक्षा नीतियां बन रही हैं, वो साक्षरता के परिप्रेक्ष्य को ही ध्यान में देकर ही बन रही हैं। तो आपकी क्या होगी? दर हमेशा क्या होगी? घटेगी, अरे सॉरी बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो अधिनियम बना है वो 2009 में क्या हो गया है? बनकर तैयार हो गया है और लागू भी हो गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है NCFTE में 10+2 मीन्स कि इंटर। ठीक है, हम लोग के यूपी में इसको इंटर बोलते हैं। तो इंटर के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा हुई? तो NCFT जो है, अब देखिए NCFTE जो है, इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो 2009 में बन के तैयार हुआ और इसकी चर्चा जो हुई 4 या 5 वर्ष तक के लिए हुई। ठीक है, अब आइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमने कल पढ़ाया, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक एग्जाम में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके टैट, सी टैट, सुपर टैट, KVS, ठीक है, आपके DLED, आपके BEd, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस योजना की शुरुआत, जैसे कल हमने आपको क्लास में बताया था, 1987 में किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में कल क्लास में बताया था कि प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। क्या आशय है? जैसे हमने बताया कि हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, जिससे कि बालकों को शिक्षा में रुचि उत्पन्न हो सके, क्लासरूम को आकर्षक बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, सौंदर्यीकरण करना, क्लास के लिए उपयुक्त संसाधन की व्यवस्था करना, शौचालय एक बरामदे की, 2 शिक्षकों की, 2 कमरों की भी व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कल हमने आपको क्लास में बताया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किस वर्ष में उच्च प्राथमिक शिक्षाओं तक बढ़ाया गया? तो कब बढ़ाया गया? जैसे हमने बताया ना कि 1992 में इसमें संशोधन किया गया, चेंजेस किया गया ना, बताया था कि 1992 में इस योजना में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया, यही चीज़ पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया। कब? 1993 से 1994 तक। ठीक है, अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये जो है आपका 1986 में प्रारंभ किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PMOST अर्थात वही सेवारत अध्यापकों की बात कर रहा है कि PMOST की संस्तुति किस संस्था द्वारा की गई? तो PMOST अर्थात सेवारत अध्यापकों की जो है विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम के बारे में किस संस्था द्वारा जो है संस्तुति प्रस्तुत की गई? तो NCERT के द्वारा, जो नई दिल्ली में है, उसके द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की गई। ठीक है,
ये एनसीईआरटी संस्था है जो आपकी क्या है, एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। और ये पूरे भारत भर में, कल हम आपको क्लास में बताए थे, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, कि एनसीईआरटी क्या करती है, पूरे भारत में एक जैसी पाठचर्या या पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। ठीक है, जो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सेवारत अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव, कि सेवारत अध्यापक की शिक्षा जो है उनके लिए कुछ सुझाव दिए गए। कौन कौन से सुझाव दिए गए? कह रहा है सतत अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव। फिर नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का उत्तरदायी दिए जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद को उत्तरदायित्व दिए जाए। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो सुझाव दिए गए सेवारत अध्यापक को, अध्यापक शिक्षा हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन में ये चारों आएगा, तो आप क्या करेंगे, उपयुक्त सभी पे आप टिक करेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कह रहा है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है। तो सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या है? अध्यापक में गुणवत्ता लाना, नवीन शिक्षा प्रवर्तनों से अवगत कराना, नवीन ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार करना। तो आप क्या कहेंगे कि ये सारे जो है उद्देश्य जो है अध्यापक शिक्षा के लिए ये सारे उद्देश्य बनाए गए। तो आप करेंगे उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रविधि हैं। तो सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रविधि क्या में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि अभिविन्यास पाठ्यक्रम शामिल है, कार्यशाला या सेमिनार शामिल है, प्रशिक्षण समूह शामिल है। तो आप क्या टिक करेंगे, ये सभी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण हैं। तो सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हो सकते हैं? SCERT हो सकता है, DIET डाइट हो सकता है, NCERT हो सकता है, मीन्स की उपयुक्त सभी हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। तो SOPT जो है प्राथमिक स्तर के जो है अध्यापकों हेतु ये लाई गई। ठीक है, संचालित की गई। अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1993 में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं। तो बेसिक शिक्षा के 3 हैं, और वहाँ पे हमने क्या देखा था, आपके जो है माध्यमिक वाला जो हमने आपसे क्वेश्चन किया था, माध्यमिक वाला पता है ना कौन सा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था, कि माध्यमिक स्तर पे जिसमें आपके मुदालियन आयोग आया था। तो कुछ याद है आपको माध्यमिक शिक्षा वाला? तो इसको याद करके आप देखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 7 उसमें बताया गया है ना, 7। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, हाँ, बेसिक शिक्षा परियोजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित है। तो बेसिक शिक्षा योजना जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों तक क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पढ़ाई का स्तर क्या करना है, बढ़ाना है। इसीलिए तो उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सर, ये जो है जो आपके विभिन्न प्रकार के जो हैं मौलिक अधिकार वगैरह इसमें शामिल किए गए, जिससे कि क्या किया जा सके, बच्चों को जो है। हाँ, अब देखिए उसमें जैसे कि उसमें पूछा था कि उच्च माध्यमिक स्तर पे कितने वर्ग में बांटा गया। तो उच्च माध्यमिक स्तर तक के बच्चों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि परियोजना का महत्वपूर्ण अंग यहाँ पे 3 भागों में। ठीक है, बेसिक वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक कार्यक्रम DPEP कब प्रारंभ किया गया, अर्थात 1997 से 1998 में प्रारंभ किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की पहचान की गई। तो 22 जनपदों की पहचान की गई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में DPEP तृतीय की शुरुआत कब की गई। तो 2000 में शुरुआत की गई इसकी। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान को, अब इसमें देखिए ऑप्शन है संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व कार्यक्रम। ठीक है, अब कह रहा सतत शिक्षा कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो आप क्या कहेंगे, इन सभी जो है भागों में बांटा गया।
संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 16 जनवरी 1987 में की गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग, सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे तो वही आपके आयु वर्ग 16 से 14 वर्ष तक के बच्चे आ जाएंगे इसमें। अब कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान किस कक्षा वर्ग के बच्चों के लिए था? तो सर्व शिक्षा अभियान 1 से 8 तक के बच्चों के लिए था। ठीक। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो किसका मामला है? जैसे बताया ना कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों, केवल ए, तो किसके अंतर्गत? ये दोनों के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची में आ रहा है ना, बताया ना हम आपको, समवर्ती सूची में आ रहा है तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो है। अब आ जाइए, हाँ, NPEGIL, NPEGIL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका विद्यालय योजना, इसका अर्थ है या फुल फॉर्म कहा जाए। ठीक है, तो ये अब आपको फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। योजना भारत के उन राज्यों में संचालित की गई जहाँ पे, कहाँ पे, महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर कम है, उन जगहों पे क्या किया गया? NPEGIL योजना को लाया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, यहाँ सामने हमारे है कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है? तो 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल चलो अभियान में, बच्चों को मतलब 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल चलो अभियान के बच्चों को आकर्षित कराने की योजना बनाई गई है, आकर्षित करने की। अब कह रहा है उस स्कूल चलो अभियान अंग है किसका? सर्व शिक्षा अभियान का ये एक प्रमुख अंग है। ठीक। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है वो किस विशेषता किसके लिए होता है? बालिकाओं के लिए होता है। बालिकाएं, अब इस विद्यालय की क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि ये जो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय है ये आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पे लड़कियां रह के, वहाँ पे उनके लिए हॉस्टल, छात्रावास बनाया जाता है, और वहाँ पे मतलब दूर दराज गरीब तबके की महिलाएं, मतलब लड़कियां भी क्या कर सकती हैं, बालिकाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। उनके वहाँ रहने की, खाने की, पढ़ने की हर एक व्यवस्था सरकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। फिर कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश देकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? तो ये जो है 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है। जैसे हमने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं पढ़ना चाहती हैं या अच्छी पढ़ने में होती हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? इस विद्यालय की स्थापना करके उन जो बालिकाओं को पिछड़े, जो जैसे कि कह सकते हैं कि बालिकाएं जो पिछड़े वर्ग में आती हैं तो उनको सामान्य धारा से जोड़ा जाए, इसका ये उद्देश्य है। ECE कार्यक्रम के अंतर्गत, ECCE, ठीक है, ECCE कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाती है? 1 लाख रुपए आवंटित की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनाएं प्रारंभ की गई? तो 12 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनाएं क्या की गई? प्रारंभ की गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने बच्चों की दुकानों आदि पर कार्य करने पर रोक लगाई थी? कब लगाई थी? 2006 में। ठीक है, जिसको बाल श्रम के अंतर्गत जो है किसी भी बालक को, 14 वर्ष तक के बालक को आप किसी भी कह सकते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, या यहाँ तक कि होटल आदि में आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप उस बालक को कार्य में लगाते हैं तो आपको जेल हो सकती है और 5,000 से अधिक जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया है, मौलिक अधिकार में भी इसको एक प्रमुख स्थान मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो मिड डे मील योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके किससे संबंधित है? बेसिक शिक्षा से संबंधित है, प्राइमरी लेवल तक के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मिड डे मील की जो योजना शुरू की गई वो 1995 से 1996 के बीच में शुरू हुई।
अब आइए मध्याह्न भोजन। ठीक है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील के ही अंतर्गत आता है। का ध्येय है, क्या ध्येय है कि बालकों को पौष्टिक आहार देकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो उसी तरीके से जब तक बालकों को पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है, तब तक बालक शिक्षा में भी अपनी रुचि नहीं लेंगे। तो इसीलिए मध्याह्न भोजन की भी योजना लाई गई। ठीक, मध्याह्न भोजन वितरण योजना आवश्यक है। किस लिए आवश्यकता है? कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए। इस वजह से भी बालक क्या करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास खाने का दिक्कत है या हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनकी इस स्थिति को मजबूत करने के लिए या उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए भी बालकों को मध्याह्न भोजन या जो है पौष्टिक आहार मिड डे मील में लाया गया शिक्षा में, और इससे बालकों की उपस्थिति बढ़ सके। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। किस कक्षा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराई जाती है? ठीक है, तो निःशुल्क पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु जो निःशुल्क पाठ्यवस्तु 1 से 8 तक के बालकों को प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है, उपलब्ध की जाती है। प्रति बालक कितनी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है? प्रति बालक जो है 2 यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समेहित बाल विकास सेवा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो बालक में समेहित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? तो देखिए NPEGEL के अंतर्गत ये सारी जो सुविधा होती हैं, ये सारी सुविधा उपलब्ध हैं। जैसे कि पुस्तकालयों की स्थापना करना। ठीक है, पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो आप क्या कहेंगे? उपयुक्त सभी। अब कह रहा है कि छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषय के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो रेमेडियल कैंप का जो है संचालन किया जाता है, जिससे कि छात्र अपनी गणित और अंग्रेजी की समस्या को दूर कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या है, जो है अधिकार है। ठीक है, जैसे जो 21A वाला था ना आपका 21A। अब आइए कह रहा है स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया। आता था ना ऐड टीवी पे, स्कूल चले हम। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो 2004 से 2005 तक के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका जो है विद्यालय परियोजना प्रारंभ की गई। KGBB मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना, इसका मतलब शॉर्ट में ये के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? DIOS नहीं है। ठीक है, DIOS जो है ये इनके अंतर्गत नहीं आता। ये विशेष जो है इसको KGBV को विशेष उसमें रखा गया है। DIOS जो है ना आपके माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें ये हस्तक्षेप कर सकता है या उनका लेखा जोखा रख सकता है, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये विशेष प्रकार के स्कूल जो हैं खोले जाते हैं। ठीक है, अब आइए ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम आपको इसमें बता देते हैं कि जो है चलिए इसके आगे बताते हैं, तब तक बने रहिए चैनल पे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास सेवा कब से प्रारंभ की गई? तो समेकित बाल विकास सेवा जो है 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का वर्ष है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का वर्ष है 1992। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग
पर आधारित है, तो भारतीय सरकार के श्रम मंत्रालय के सहयोग से पर आधारित है, शिक्षा विभाग पर आधारित है, अमेरिका के श्रम विभाग पर, उपयुक्त सभी। तो इन सभी पे क्या है, सभी के सहयोग से राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना आधारित है या सहयोग पे आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर पर विषय है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर के पर विषय है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में, गणित में, दोनों या कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि इन दोनों में क्या है, इन दोनों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या माध्यमिक मतलब कि मिडिल स्तर पर विषय दोनों में है, मतलब मातृभाषा में भी और गणित में, अर्थात दोनों पे हम टिक मारेंगे। ठीक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्यक्ष का शीर्षक है कौन, शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए DIOS से संबंधित अगर जैसे बात की जाए तो ये जो विभाग है DIOS वाला, तो ये जो है आपके माध्यमिक स्तर के जो है जो भी मद्दे हैं उस पर ये क्या करता है, ये उस पर अपना जो भी इसका रिकॉर्ड रखता है। और ये जो है कस्तूरबा गांधी इसके अंतर्गत नहीं आता है। कस्तूरबा गांधी विशेष विद्यालय है जो सरकार डायरेक्ट इससे क्या करती है, इसको अपने खुद से वो कह सकते हैं कि इसमें संशोधन करती है, इसमें जो भी बदलाव करना होता है, जो भी निर्णय लेना होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो DLED के सेकेंड सेमेस्टर के मेरे सभी छात्राध्यापिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम अच्छे से कीजिएगा, सारे पेपर्स दीजिएगा, मतलब सारे पेपर मतलब पेपर के सारे क्वेश्चन हल कीजिएगा, छोड़िएगा, सारे अटैम्प्ट कीजिएगा, छोड़िएगा कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है आपके लिए, आप लोग बहुत 2-3 बार चला के देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको 2-3 बार देखेंगे तो याद भी हो सकती हैं और आपका अच्छा नंबर भी इसमें आ सकता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे लाइक और कुछ कहना ही है तो कमेंट कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, और अगर और भी कोई सलाह दे सकते हैं, अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो निसंकोच आप बताइए, हम पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।